चल रही है, पानी वानी नहीं दिया भाई हमको। हाँ, कुछ गले में डालने के लिए भी दे दो भाई, गला एकदम खराब हो गया है, 3 दिन से पढ़ा रहे, 5-5 घंटे हो गए हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं। दिव्यांशी मैम बोल रही थी कल मेरे से, सर थकते नहीं हो क्या? हमने उनको जवाब दिया, पता क्या कहा? ने कहा डोंट जज माई स्टेमिना, बहुत है, ठीक है। 10-10 घंटे पढ़ाया, ये 5 घंटे में क्या होता है? अब देवांशी मैम के अंदर भी बहुत स्टेमिना है, बच्चे 6-6, 7-7 घंटे पढ़ा चुकी हैं। कल देखो भी पढ़ाती तुमको इंग्लिश की प्रोज पूरी खत्म कर देंगे एक ही बार में। देखो दृष्टि दोष की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला जो दोष होता है वो कौन सा दोष होता है भाई? 5 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। पहला जो होता है दूरदृष्टि दोष। पहला जो दोष होता है वो होता है बच्चों दूरदृष्टि दोष। ध्यान से सुनना, कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। नोट कर लेना कहीं पर। पहला जो दोष होता है वो होता है दूरदृष्टि दोष। और जो दूरदृष्टि दोष होता है, इसका पहला पॉइंट कि जो दूरदृष्टि दोष होता है, इसमें व्यक्ति को दूर का दिखाई देता है परंतु उसको पास का नहीं दिखाई देता। क्या करें मैम? दूर का दिखाई देता परंतु पास का नहीं दिखाई देता। इस दोष को अगर दूर करने की बात हो तो आंख में चश्मा लगा दो उत्तल लेंस का, और ये तो हो गया इसका कारण, ये हो गया इसका निवारण। कारण यह है कि इसका जो आंख का गोलक होता है वो छोटा हो जाता है। आंख का जो गोलक होता है वो छोटा हो जाता है। पर हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि दूरदृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं सिर्फ प्रकार ही बता रहा हूँ, ठीक। फिर उसके बाद और उनके कारण भी, निवारण, सब कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक। अब दूसरा जो दोष होता है वो होता है निकटदर्शी दोष। हमसे सिर्फ नाम पूछा है। अगला जो है वो है निकटदर्शी दोष। बच्चों जो निकटदर्शी दोष होता है, इस दोष की क्या बात होती, क्या खास बात होती है? इसमें निकट का तो दिखाई देता है, इसमें निकट का तो दिखाई देता है परंतु इसमें दूर का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई नहीं देता। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग आंखों में कौन सा चश्मा उपयोग करते हैं? अवतल लेंस युक्त एक चश्मा प्रयोग करते हैं, है ना। फिर उसके बाद इसमें जो आंख का गोलक होता है वो बड़ा हो जाता है। आंख का जो गोलक होता है वो बड़ा हो जाता है। ये हो गए पॉइंट। इसके बाद तीसरा जो दोष होता है ये होता है जरादृष्टि दोष। अब जरादृष्टि दोष क्यों होता है भैया? जरादृष्टि दोष होता है, इसका जो कारण है वो कारण है आयु में वृद्धि, है ना। इस व्यक्ति में, इसमें क्या होता है, ना तो दूर का स्पष्ट दिखाई देता, ना तो पास का स्पष्ट दिखाई देता, है ना, ना तो पास का दिखाई देता। इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं? इस दोष को दूर करने के लिए आंख में हम लोग द्विफोकसी लेंस प्रयोग करते हैं। आंख में हम लोग द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोकसी लेंस। दिवांशी मैम एक स्टूल दे दीजिएगा हमको, अब बड़ी दिक्कत हो रही है, पैर में दिक्कत है। अब इसके बाद इसमें हम लोग यहां पे क्या करते हैं, यहां पे ऊपर लगाते हैं अवतल लेंस। बड़ा भाई ऊपर होता है, यानी अवतल ऊपर होता है, और नीचे लगाते हैं हम लोग उत्तल लेंस। क्यों ऐसा करते हैं पता? क्योंकि अवतल लेंस हमको निकट की वस्तु नहीं, दूर की वस्तु दिखाने में मदद करता है। तो जब दूर का देखना होता है तो हम लोग ऊपर नजर उठाते हैं, तो हमको दूर का दिखाई देता है। इसलिए अगर दूर का दिखाई देखना होता है तो हम लोग ऊपर अवतल लेंस लगाते हैं, क्योंकि अवतल लेंस हमको दूर की वस्तु को दिखाता है और उत्तल लेंस हमको पास की वस्तु को दिखाता है, ठीक। इसलिए अच्छा, ये क्यों होता है दोष हमको? भाई ये बताओ कारण क्या है इस दोष के होने का? इस दोष की इसका कारण है आयु में वृद्धि, यानी जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है आयु में वृद्धि होती है। दूसरा कारण है कि इसकी जो समंजन क्षमता होती है आंख की वो कम हो जाती है। समंजन जो क्षमता होती है वो आंख की कम हो जाती है। अब अगला देखो, अगला है हमारे पास जो दोष, वो है मेरे प्यारे बच्चों अबिंदुकता। अबिंदुकता कौन सा दोष है बेटा? अबिंदुकता दोष है। अच्छा, अबिंदुकता क्या होता है? इस दोष में ना व्यक्ति जो होता है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु में एक साथ नहीं देख पाता उनको। जैसे मान लो ये वस्तु खड़ी है यानी ऊर्ध्वाधर है, और ये वाली वस्तु जो है ना वो पड़ी है यानी कि वो क्षैतिज है। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे एक ही दिखाई देगी, या तो ये दिखाई देगी या तो ये दिखाई देगी। ऐसे दोष को बोलते हैं अबिंदुकता, ठीक। यानी अबिंदुकता में क्या होता है कि क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में पहचान नहीं हो पाती, वस्तुओं में पहचान नहीं कर पाता। तो यह भी पूछा जा सकता है आपसे बोर्ड एग्जाम में कि अगर कोई व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में पहचान नहीं कर पाता है तो उसकी आंखों में कौन सा दोष होता है? तो क्या आप जवाब दोगे उसका कि उसकी आंखों में कौन सा दोष होता है? उसकी आंखों में अबिंदुकता होता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बस एक सेकंड रुकना बेटा। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस दोष को दूर करने के लिए जो आंखों में जो चश्मा यूज करते हैं उसमें कौन सा लेंस लगाते हैं? बेलनाकार, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? बेलनाकार। अच्छा, आखिर ये तो हो गया कि निवारण कैसे करेंगे। कारण क्या होता है, क्यों आखिर ये दोष होता है? ये दोष इसलिए होता है क्योंकि आंख के गोलक का अनियमित आकार हो जाता है।
यानी गोलक का आकार अनियमित हो जाता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इधर उधर हो सकता है कहीं, है ना। गोलक का अनियमित आकार, गोलक का अनियमित आकार। बोलो यहां तक सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? समझ गए? यहां तक सभी को क्लियर? चलो अब अगला जो हमारे पास पांचवा जो दोष आता है, जो पांचवा दोष है, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा दोष हो गया, ये तीसरा दोष हो गया, ये चौथा हो गया। जो पांचवा दोष होता है वो होता है वर्णांधता। कौन सा होता है बेटा? वर्णांधता। वर्ण का मतलब होता है रंग, और अंधता का मतलब रंगों के लिए अंधा हो जाए व्यक्ति, यानी इसमें रंग की पहचान ना हो पाए, रंग की पहचान ना कर पाए, और इस दोष को दूर नहीं कर सकते, इस दोष को हम दूर नहीं कर सकते। यह दोष कैसा होता है? जन्मजात होता है। यह दोष जन्मजात होता है, यानी जन्म से ही होता है। इस दोष को हम लोग दूर नहीं कर सकते। यह दोष कैसा होता है? जन्मजात होता है, इसको दूर नहीं किया जा सकता है। बोलो क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताना, क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वर्णांधता में रंगों की पहचान नहीं हो पाती, एक बच्चा कह रहा है। गुड, सभी को समझ में आ गया? चलें आगे चलें बच्चों। अब अगला है हमारे पास जो क्वेश्चन, वो है प्रकाश के अपवर्तन की घटना। यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन की घटना। देखो ध्यान से समझना, अगर बात हो जाए अपवर्तन की, अगर बात हो जाए अपवर्तन की, तो प्रकाश का अपवर्तन मतलब कि प्रकाश का अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने मार्ग से विचलित हो जाना। यानी कि अगर अपवर्तन के बारे में बात हो तो सीधी सी बात लिखोगे कि प्रकाश किरण का एक माध्यम से, प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना। क्या होना? विचलित होना। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश का अपवर्तन है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने मार्ग से क्या हो जाए? विचलित हो जाए। ठीक, अब जैसे इसके दो केस हो सकते हैं। पहला, ये एक माध्यम को डिवाइड करने वाली रेखा है, ऊपर दूसरा माध्यम है, नीचे अगला माध्यम है। फिर उसके बाद मतलब ऊपर एक पहला है, नीचे दूसरा है। अब एक प्रकाश की किरण है जो कि इस तरीके से आ रही है। ठीक, अब इस प्रकाश की किरण को नीचे जाना है, लेकिन ऊपर जो माध्यम है वो कैसा है? सघन। सघन का मतलब जहां पे कण कैसे हैं? जहां पे कण कैसे हैं? जहां पे कण है बहुत ज्यादा पास पास, और नीचे क्या है? विरल है। तो जब सघन से विरल में आएगी तो वो क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्यों हट जाएगी? क्योंकि ऊपर सघन है, ऊपर माध्यम जो है ना वो कैसा है? सघन है, और नीचे जो माध्यम है वो कैसा है? विरल है। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगी तो दो चीजें होंगी। पहली चीज होगी कि चाल जो होगी वो इसकी बढ़ जाएगी। चाल बढ़ गई, ये याद रखना, चाल क्या हो गई? बढ़ गई। और जो यहाँ पे कोण बना जिसको आपतन कोण बोलते हैं, और यहाँ पे कोण बना जिसको अपवर्तन कोण बोलते हैं, उसमें आई का मान जो होगा वो कम होगा और आर का मान जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि कोण आई का मान ज्यादा, कोण आई का मान कम और कोण आर का मान ज्यादा, कोण आर का मान ज्यादा, कोण आर का मान ज्यादा। समझ में आ रही इतनी बात? फिर इसको देखते हैं। अब अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में आए, अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में आए तो क्या होगा? विरल से सघन में आएगी तो नीचे झुकेगी ऐसे, है ना। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा? यहाँ पे एंगल बनेगा आई, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा बेटा वो कौन सा बनेगा? आर बनेगा। ठीक, इसमें क्या होगा? इसकी जो चाल होगी वो कम हो जाएगी। चाल जो हो गई वो कम हो गई, ये भी तो पूछा जा सकता है। और इसमें जो आई का मान है वो आई का मान ज्यादा है और आर का मान जो है वो कम है। यानी आई का मान ज्यादा है और आर का मान कम है। क्या मेरे बच्चों को यहां तक इतनी बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बताना। यस सर, आराम से समझ में आ गया। समझ गए? समझ गए ना? चलो इतनी बात हो गई। अगली चीज पूछी जाती है कि इसके दोनों नियम बता दो, है ना। यानी इसके दोनों नियम बता दो। सर कैसे पता चलेगा कि चाल बढ़ गई? कैसे पता चलेगा कि चाल कम हो गई? बेटा सीधी सी बात है, जब हम लोगों को खुला सा माहौल मिलता है तो चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो वैसे जब कण दूर दूर होते हैं तो इसका मतलब विरल माध्यम में चाल बढ़ जाती है। तो सघन से जब जैसे विरल में आते हो चाल बढ़ जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एक मेला में छोड़ दिया जाए, महाकुंभ में, और आपको बोला जाए दौड़ो। क्या तुम स्पीड से दौड़ पाओगे? नहीं। पर एक अगर फील्ड में छोड़ा जाए जहां पर कोई भी ना हो और आपसे बोला जाए दौड़ो, आप तेज दौड़ पाओगे?
सीधी सी बात है कि विरल मतलब जहां पे कण दूर दूर है, तो आप दौड़ोगे तो तेज दौड़ोगे, सिंपल है यार, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। नियम, नियम दो होते हैं। पहला नियम जो होता है वो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब, और ये जो किरण नीचे जा रही है ये अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, फिर अभिलंब व अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। आगे मेरी बात समझ में, ये हो गया पहला नियम। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 कहता है, कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए ये जो आपतन कोण की ज्या होती है, यानी कि साइन आई जो होता है और जो साइन आर होता है, अगर मैं इनका अपवर्तनांक निकालूं, मतलब इनका अनुपात निकालूं, जब किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अगर मैं इनका अनुपात निकालूं, यानी आपतन कोण उसकी ज्या का मतलब क्या होता है? साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि उसका अनुपात, दोनों का अनुपात निकालूं मैं, तो एक नियतांक आएगा। क्या आएगा? एक नियतांक आएगा। और ये नियतांक को हम क्या बोलते हैं? इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं? इसको अपवर्तनांक बोलते हैं। इसे n से लिखा जाता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, दूसरी चीज कि जो ये नियम नंबर 2 होता है, इस नियम नंबर 2 को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? एक बार मैम जल्दी से बता दीजिएगा, हमारे बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं? अरे भाई एमसीक्यू थोड़ी ना दिया। समझ गए? सभी को क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? आओगे? गपा गप खाए हैं सर। खत्म कर दूं? वीडियो 2x पे चल रहा है, ठीक है? 2x पे चला दिया वीडियो को। चलो अब देखो, यहां पे आ जाओ। कह रहे नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष में दोष और इसके संशोधन पर टिप्पणी लिख करके बताओ। अब यहां पर ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन में और जो पहले किया अंतर है। यानी पहले आपको बताना है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, फिर बोला जा रहा है कि इसके संशोधन पर टिप्पणी। यानी अब आपको क्या करना है कि भैया पहले दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में बताना है, फिर चित्र के साथ में बताना है। अगर चित्र नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? आपको चित्र बनाना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो देखो, हमने क्या कहा? हमने सबसे पहले इसका लिखा उत्तर और हेडिंग डाली क्या कि दीर्घदृष्टि दोष। क्या डाला? दीर्घदृष्टि दोष। फिर हमने लिखा कि देखो भाई सिंपल सी चीज है कि इसमें व्यक्ति को ना दीर्घदृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा, दूर का दिखता, परंतु पास का नहीं दिखता। जो दिखता है ना वही दोष होता है, परंतु पास का नहीं दिखाई देता। ये बात लिखोगे, ठीक? इतनी सी बात लिखोगे कि भैया इस दोष में व्यक्ति को दूर का तो दिखाई दे रहा है सर, लेकिन उसको पास का दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान से देखो, फिर आप लिखोगे कि इसका कारण क्या है। कारण में आप लिखोगे कि भैया दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो आंख का गोलक होता है, अच्छे से लिखोगे कि सर जी जो आंख का गोलक होता है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है दूरदर्शी दोष में। ठीक, अच्छा, अब हमसे क्या पूछा था? संशोधन, यानी निवारण की जगह पे हम क्या हेडिंग डाल देंगे? संशोधन। संशोधन। अब इसमें चित्र बनाना पड़ेगा हमको, ठीक? चित्र बनाना पड़ेगा। संशोधन में क्या लिखोगे कि चश्मे में उचित फोकस दूरी का, चश्मे में उचित फोकस दूरी का, अच्छे से लिखोगे ना, चश्मे में उचित फोकस दूरी का कौन सा लेंस? उत्तल, उत्तल लेंस
प्रयोग करना होगा। आ गई इतनी बात समझ में? अब इसका चित्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के नंबर मिलेंगे आपको, चित्र के ही नंबर मिलेंगे। अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? देखो अब ये ना हम नेत्र बनाते हैं, ये देखो चित्र बनाते हैं, कैसे बनेगा? ऐसे ही पेपर में बना करके भी आप आओगे। ऐसे, ठीक। अब ये क्या हो गई? ये हो गए नेत्र, ऐसे, है ना? अब ये इसके बाद इसमें मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, फिर यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? रेटिना आर, है ना? फिर इसके बाद इसी को 3 बार बनाओगे, इसी को 3 बार बनाना है। देखो अब पहले में क्या होता है कि भैया मान लो ये क्या है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है, जिसको हमने लिखा है नॉर्मल पॉइंट, और ये फार पॉइंट यानी एफ यहां पर कहीं है, दूर है कहीं पर, ठीक है? कहां पे है बेटा? दूर है कहीं पर। अभी ध्यान से देखना, अब एक प्रकाश की किरण है जो आ रही है अनंत से, ऐसे, अनंत से आ रही है ऐसे, ठीक? और ये भी प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, ये कहां मिलेगी? रेटिना पे मिल जाएगी, ठीक है? अगली जो प्रकाश की किरण है सर, वो इस पॉइंट से आ रही है ऐसे, और ये भी कहां मिलेगी? ये भी सर जी रेटिना पे मिल जाएगी। यानी ये जो पहला जो चित्र है, ये पहला जो चित्र है वो कैसा है? ये स्वस्थ आंख का है, इसको कोई दोष नहीं है। इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है, दूर से वस्तु आती है तब भी और पास से वस्तु जाती है तब भी। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा? बोलो समझ में आ गई इतनी बात अच्छे से? क्लियर? चलो आगे चलेंगे। अब देखो क्या कह रहा है कि भैया इसको ना क्या दिख रहा है? इसको दूर का दिखता है, परंतु इसको पास का नहीं दिखाई देता। यानी जो पास वाले के बारे में बात करेंगे, तो ये जो पास वाली है प्रकाश की किरणें, क्योंकि इसका आंख का गोलक क्या हुआ है? छोटा हुआ है। क्योंकि इसके आंख का गोलक क्या हुआ है? छोटा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना के बाहर बन रहा है, यहां पे, क्योंकि गोलक तो छोटा हो गया, है ना? लेंस तो उतना ही पावरफुल है, पर गोलक छोटा हो गया, यहां पे जाकर के कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, और ये वस्तु तो यहीं पर है। यानी ये जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? दोष युक्त नेत्र है। यानी दूसरे में क्या आप देख रहे हो? ये दोष युक्त है, दोष है इसको, क्योंकि पास पे वस्तु है ना, तो उसको दिख नहीं रही है, रेटिना के बाहर, क्योंकि गोलक छोटा हो गया। अब इसको देखो फिर से, अब हमने क्या किया? हमने इसको बोला कि भैया आपको दूरदर्शी दोष है, चलो चश्मा पहनाते हैं। इसको मैंने चश्मा पहना दिया। अब क्या होगा? अब यहां पे जो प्रकाश की किरणें थी, जो कि यहां से चल रही थी ऐसे ऐसे, तो अब क्या होगा कि प्रकाश किरणें यहां से चलेंगी, फिर यहां से भी चलेंगी। अच्छा चश्मे सर जी उत्तल ही क्यों लगाया? अवतल भी तो लगा सकते थे, क्योंकि बाहर बन रही है ना, तो अब उत्तल यहां लगा देंगे तो प्रकाश की किरणों को झुका देगा, और थोड़ा झुका देगा। यानी अब ये प्रकाश की किरणें थोड़ा झुकेंगी उत्तल लगाने की वजह से, और फिर आंख भी वो थोड़ा सा और झुका देगी ऐसे। समझ में आ रही बात? तो अब यहां से मेरे बच्चों ये हो गई प्रकाश, ये लगा दिया उत्तल लेंस, अब ये प्रकाश की किरणों को थोड़ा झुका देगा, आंख उनको और झुका देगी, और प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाएगा। यानी यहां पे हमने क्या किया? ये संशोधित नेत्र है। आगे बात समझ में सभी को? इस तरीके से चित्र बना करके आओगे तब जाकर के आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर। मैं आपसे रोज पढ़ता हूं, रोज पढ़ना चाहती हूं, लेकिन पढ़ नहीं पाती हूं। मैं आपसे, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लगता है, पता नहीं पेपर कैसा होगा मेरा। बेटा अच्छे से पढ़ोगे तो पेपर अच्छा होगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो पेपर अच्छा नहीं होगा, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं। अगर आज आपको लगेगा कि भाई छोड़ दो, अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे, हमारा दिल नहीं कर रहा है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। नंबर कम आएंगे और क्या ही हो जाएगा, नंबर कम आएंगे और क्या ही हो जाएगा। बस सह लेना, थोड़े से ताने सह लेना किसी के, और जब रिजल्ट आए तो थोड़ा सा मायूसी उस समय पे सह लेना, और जब 2-4 रिश्तेदार आपसे पूछे कि कितना नंबर आए, तो मुंह घुमा के चले जाना चुपचाप, मत जवाब नहीं दे पाओगे उनको, और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं होगा। स्कूल में जब टॉपर बच्चों को सम्मानित किया जाएगा तो तुम भी अपना बैठे रहना इसे कि हाँ हम पढ़ लेते तो ठीक था, पर सोच लेना और ताली बजाना, क्लैपिंग करना। बोला जाएगा कि भाई ये चलिए फलाने के लिए आप जल्दी से ताली बजाइए, इन्होंने पूरे स्कूल में टॉप किया है, तो तुम भी ताली बजाना ऐसे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना? बस समझ गए? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलते हैं अच्छा आगे।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस। ये सारे क्वेश्चन मैं फिर आपको बता देता हूं, मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूं सेम टू सेम लैंग्वेज के साथ में 2024 के बोर्ड एग्जाम में आए हैं। हर सेट का मैं क्वेश्चन करा दूंगा, हर क्वेश्चन में सेट का हर जो है क्वेश्चन करा दूंगा जो बार बार पूछा जा रहा है। और ये सारे क्वेश्चन 2024 के, मैं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बना करके नहीं लाया, हर क्वेश्चन बस 2024 का है, मैं उठा करके लाया हूं बस, और कुछ नहीं। और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। कह रहे हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। अब ये सूत्र लिखने की बात हुई है, हमें स्थापित नहीं करना होता है, सिर्फ लिखना होता है, ठीक। और 1 नंबर का है ये, और 1 नंबर का है ये, इसका सेकंड पार्ट ये होगा, ठीक। या हो सकता है ये वाला रहा हो। चलिए देखिए क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, ठीक। क्या होता है हमारे पास दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र, तो हम लोग लिखेंगे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल हो, एक ही बात होती है। तो लिखेंगे दर्पण के लिए, दर्पण जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही तो होता है, यही तो होता है बेटा सूत्र। और फिर उसके बाद जो इसमें f होता है, सर जी पेपर को लीक कर रहे हो, अब भी तो नहीं पढ़ाई करते हो। f क्या होता है? f होता है फोकस दूरी। f क्या है बेटा? फोकस दूरी। v क्या है? v है प्रतिबिंब की दूरी। कल आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम आ रही है, किसके लिए पूछ रहे हैं? किसके लिए पूछ रहे हैं क्या बच्चे? बेटा हिंदी की तैयारी मैं आपको फिर बता देता हूं, हम लोग रिवर्स गियर मेथड से चल रहे हैं। अभी हिंदी की तैयारी को आप लोग पुराने लेक्चर से करते रहो, है ना, कराई जाएगी आपको, हिंदी की तैयारी भी कराई जाएगी। जिस दिन से कराई जाएगी एकदम जोरदार तरीके से हिंदी ही पढ़ाई जाएगी, सब कुछ पढ़ा देंगे। पूरी गारंटी है कि पूरा हिंदी का पेपर आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम मात्र 6 दिनों में फंसा देंगी। लेकिन तब तक बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करो, प्रॉमिस। 6 दिन की तैयारी और हिंदी में पूरे में 100 में 100 नंबर फंसेगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता, बस आप समझ लो इतना। तुम लोग इतना विश्वास रखो कि हिंदी में 6 दिन पढ़ाया जाएगा और 6 दिनों में पूरा पेपर फंस जाएगा, ये पूरी गारंटी मेरी है। दिव्यांशी मैम तो लेंगी ही, ठीक। हाँ, अब कह रहे हैं उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखो। बेटा उत्तल दर्पण का काम क्या होता है? ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है? ये तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बड़े का छोटा बना देता है। तो पहला उपयोग है हमारे पास उत्तल दर्पण का। मुझे बताओ जल्दी से टाइप करके क्या होगा उपयोग, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। उत्तल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग उत्तल दर्पण का, पहला उपयोग है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए क्यों? क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो पीछे बड़ी आ रही गाड़ी छोटे से दिखाई दे जाती है ना। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। ये पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग बताएगा कोई मुझे? कह रहे हैं दृष्टि दोष के निवारण में। पगले हो का? दृष्टि दोष के निवारण में बेटा दर्पण कहां प्रयोग करते हैं? हाँ, दर्पण कहां प्रयोग करते हैं? लेंस प्रयोग किया जाता है दृष्टि दोष में। हाँ, और बताओ सर चेहरा देखने के लिए। चेहरा तुम छोटा देखना चाहोगे, बड़ा देखना चाहोगे ना, तो फिर चेहरा देखने के लिए कहां पे प्रयोग कर लेंगे? चेहरा देखने के लिए तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो छोटे से बाल को भी बड़ा दिखा देता है। और बताओ, और बताओ जल्दी से, और बताओ। बड़ी सी इमारत का प्रतिबिंब छोटा सा देखने के लिए, है ना, बड़ी इमारत का प्रतिबिंब, एक बच्चे ने करेक्ट लिखा है, बड़ी इमारत का प्रतिबिंब छोटा प्राप्त करने के लिए। ये हो गया हमारे पास उपयोग। समझ में आ गई इतनी बात? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल है अगला। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें क्या दिया है मुझे? इसमें मुझे दिया है वस्तु की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ की वैल्यू जो है वो 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर लिखा। क्या ये धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? क्योंकि ये उत्तल लेंस है इसलिए प्लस में होगी। कह रहे हैं मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, कोई वस्तु रखी है। फिर कह रहे हैं कि लेंस से वस्तु की दूरी यानी यू की वैल्यू जो है वो 30 सेंटीमीटर है और वो हमेशा माइनस में होती है। ये हो गया। कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बता दो। चलिए सॉल्व करिए मेरे साथ और बताइए क्या आंसर होगा। सबसे पहली बात, एफ पता है, यू पता है, ठीक। एफ पता है और यू पता है।
चलिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम हम लोग एफ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाएंगे। क्यों ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास लेंस है, अगर दर्पण होता तो प्लस लगाते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। फिर हमने लिखा 1/f, एफ की वैल्यू हमको 20 दी गई है, v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू माइनस का 30 दी गई है बेटा। तो देखो ये 1/20 हो गया ना बेटा, ये माइनस माइनस प्लस इधर आके फिर से माइनस, ये माइनस माइनस प्लस इधर आके फिर से माइनस, ये 1/v हो गया। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो कितना आएगा बताओ? 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60, 30 दूना 60, ये आ गया 1/v, है ना। यहाँ से आ गया 1/60 बराबर 1/v, यानी जो v की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। और ये प्लस में आई कि माइनस में? तो ये प्लस में आई कि माइनस में? ये सर जी प्लस में आई है। और लेंस में अगर प्लस में आई है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको दूसरी तरफ बनाएंगे। समझ गए सर? v बराबर 12 आएगा, एक बच्चा लिख रहा है। नहीं हो सकता बेटा 12, फिर से देखो, ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, इधर आके फिर से प्लस हो गया, ठीक है, फिर से आके इधर से प्लस हो गया, है ना। देखो माइनस माइनस प्लस, इधर से आके फिर से मतलब माइनस हो गया। इसका हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पे 20 तिया कितना हो गया? 20 तिया 60 हो गया। फिर उसके बाद 30 दुना हो गया हमारे पास, v की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई, ठीक। अच्छा, फिर v की वैल्यू आ गई तो हम लोग लिखेंगे कि अतः इसकी प्रकृति क्या हो गई? दुना हो गया हमारे पास, v की वैल्यू की, तो प्लस का मतलब क्या हुआ? कि लेंस के दूसरी तरफ, यानी ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। और प्रकृति हो गई। अब हमसे क्या पूछा गया? स्थिति पूछी गई। स्थिति में क्या लिखोगे? लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर। और मुझे कुछ नहीं पूछा गया। अगर मुझसे इसमें आवर्धन भी पूछा गया होता या फिर मुझे इसमें प्रतिबिंब का आकार भी पूछा गया होता तो मैं लगाता। हमसे पूछा नहीं गया है पर फिर भी बता दूं कि मान लो पूछ लिया जाए तब, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार, अगर आकार ज्ञात करना है तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है m बराबर I/O, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है m बराबर V/U, सॉरी, है ना। इन दोनों को मिला दूं तो I/O बराबर V/U। I की वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू 2, V की वैल्यू प्लस में 60, U की वैल्यू माइनस का 30। अब देखो जरा ध्यान से, 30 है कम 30, 30 दूना 60। अब इसमें देखेंगे तो I बराबर I/2 बराबर आया माइनस का 2, यानी I बराबर आया माइनस का 4 सेंटीमीटर। यानी कि I का मान माइनस में आया ना, माइनस का चिन्ह यह बता रहा है कि प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो वास्तविक बनेगा। अगर ये प्लस में आता तो यहां आभासी होता। समझ गए इतनी बात? एक बार फटाफट से बता दो। वेरी गुड, सब बात समझ गए सब लोग? वेरी गुड। हे पार्थ, पेपर लीक हो रहा है, रथ को यही दो रोक दो। नहीं बेटा, रथ को अगर यही रोक देंगे तो कुछ ही क्वेश्चन हो पाएंगे, अभी रथ को और बढ़ाना है हम लोगों को, है ना। चलो भाई, अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। क्या लिखा है बेटा? लिखा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। क्या नाम था उस बच्चे का? कृष्णा, जिसको मैंने बोला था कि सब कुछ एक साथ नहीं खाते, धीरे धीरे खाते हैं। लो भाई, आपका प्रश्न आ गया, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से कृष्णा जी आपके लिए बोल रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? 2024 का प्रश्न है, लेकिन ये 23 में भी आया था, ये 22 में भी आया था, ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है हर साल या शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है? देखो जरा ध्यान से, धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल जिसका नाम होता है चुंबकीय बल, जिसका नाम होता है चुंबकीय बल, ये किन बातों पर निर्भर करता है? तो ये चुंबकीय बल किन बातों पर निर्भर करेगा मैं आपको बताता हूं। पहला निर्भर करेगा, देखो ध्यान से, याद रखो F बराबर I, P और L, है ना। तो F का मान I पे निर्भर करता है, यानी आप लिखोगे चालक तार में बहने वाली धारा, चालक तार में बहने वाली धारा पर, चालक तार में बहने वाली धारा पर निर्भर करता है। पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा किस पर निर्भर करेगा? चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगा। बस दो बातों को लिख दो, ठीक। आ रही मेरी बात समझे? अच्छा, अब इनको अगर डीप में लिखना होगा तब सर कैसे लिखेंगे? कि भैया चुंबकीय, ऐसे लिखोगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली हेडिंग डालोगे चालक तार में बहने वाली धारा पर, पहली हेडिंग डालोगे कि चालक तार में बहने वाली धारा पर। फिर उसके अंतर्गत क्या लिखोगे? क्या लिखोगे कि धारा बढ़ाने पर, क्या लिखोगे ध्यान से, धारा बढ़ाने पर बल का मान, धारा बढ़ाने पर बल का मान बढ़ जाता है।
यानी धारा का मान अगर बढ़ाओगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा धारा उतना ज्यादा बल। फिर इसके देखो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। फिर आप लिखोगे कि तार के फेरे, चुंबकीय क्षेत्र का बढ़ता है जब तार के फेरे बढ़ जाते हैं, है ना। तार के फेरे बढ़ा देने पर, तार के फेरे बढ़ा देने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। अगर हम लोग तार के फेरों को बढ़ा दें, किसी भी चालक तार के, किसी भी मतलब धारावाही चालक तार पे अगर हम तार के फेरे बढ़ा दें तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? एक बार फटाफट से जल्दी बता दो। क्लियर सभी को? यस सर, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया है। वेरी गुड सर, ये क्वेश्चन हमारे प्री बोर्ड में आया था, कोई बात नहीं, है ना। अच्छे से तैयार कर लो, बोर्ड में भी आएगा। अब ये न्यूमेरिकल देखिए क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर की गणना कर दो। ठीक, अभी ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये क्या है, सेल है। यहां से क्या निकल रही है, धारा निकल रही है बेटा, और ये धारा बहते हुए इसमें भी जा रही है और इसमें भी जा रही है, राइट। अब देखो यहां पे जब धारा पहुंचेगी तो वो दो पार्ट में टूटेगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी। इसका मतलब इसमें धारा अलग होगी और इसमें धारा अलग होगी, सिंपल सी बात है। फिर आगे देखो, यहां पे जब धारा पहुंचेगी तो यहां पे कुल धारा आएगी, फिर 5 ओम में कुल धारा जाएगी, फिर यहां पे जाएगी, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चलो एक काम करता हूं, पहले इस 4 और 4 को समांतर क्रम में जोड़ लेता हूं और इस 10 और 10 को समांतर क्रम में जोड़ लेता हूं। जैसे मैं 4 और 4 को समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो मेरा आंसर जो जुड़ करके आएगा, जो भी आएगा वो मैं यहां लिख दूंगा। ठीक, अभी कैसे आएगा मैं वो बताऊंगा बिल्कुल। फिर उसके बाद ये 5 ओम होगा, ठीक। फिर ये 10 और 10 को भी जोड़ दूंगा तो यहां से भी जो आंसर आएगा लिख दूंगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, फिर यहां पे होगा हमारे पास 6 वोल्ट की एक बैटरी या सेल जो भी है, और फिर उसके बाद इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर होगी? यहां तक आराम से क्लियर होगी। अब मैं क्या करूंगा, इनको 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 मैं जोड़ लूंगा। कौन से क्रम में जोड़ लूंगा मैं? इनको इनको मैं जोड़ लूंगा श्रेणी क्रम में, तो आ जाएगा 12 ओम, 12 ओम आएगा। फिर ये होगा 6 वोल्ट की बैटरी, ये 6 वोल्ट की बैटरी होगी। अब मैं निकाल लूंगा इससे धारा का मान, जो कि हमारी धारा की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5, 0.5 आएगी, हाँ 0.5। ठीक, अब उसको निकालने के बाद फिर मैं यहाँ पे बता दूंगा कि भैया ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है। तुल्य प्रतिरोध तो ऐसे भी बता दिया हमने, 12 है। फिर 5 ओम के सिरों के बीच में विभवांतर, यानी यहाँ पे विभवांतर कितना होगा, तो यहाँ पे विभवांतर कितना होगा, मुझे यहाँ पे धारा ज्ञात कर लेनी है, फिर मैं विभवांतर भी बता दूंगा कितना होगा। सिंपल सी बात है। चलें, चलो देखो सॉल्व करते हैं कैसे किया जाएगा, सब हमने हिंट दे दिया आपको। तो सबसे पहला काम होगा, पहले लिखूंगा मैं कि 4 ओम 4 ओम 4 ओम व 4 ओम कौन से क्रम में है बेटा, ये समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। अगर आज आपको नींद आएगी तो कल आप समझ लेना नंबर कम मिलेंगे, उसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक, तो अब सोच लो कि तुम्हें सोना है कि तुम्हें काम अपना करना है। 1/4 और 1/4 हो गया ऐसे। अब इसको मैं जोड़ दूं तो आ जाएगा हमारे पास 2/4, एलसीएम लेके जोड़ूंगा। उल्टा कर दूंगा तो कितना आएगा, आर बराबर आएगा 2 ओम। इसको काट दूंगा, 2 कम 2 दूनी 4, उल्टा कर दूंगा, आर बराबर है 2 ओम। यानी यहां से मुझे जैसे 2 मिला था ये हो गया 2। फिर उसके बाद अब ये 10 और 10 कौन से क्रम में है, समांतर में है, तो मैं लिखूंगा कि 10 ओम व 10 ओम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है, समांतर में। यानी फिर आएगा हमारे पास 1/r बराबर 1/10, फिर आएगा 1/10, यहां से हमारे पास आएगा 10, है ना। फिर ये हो जाएगा 2/10, यानी यहां से जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 ओम। अब इस तरीके का कुछ चित्र हो गया कि यहां से 2 आ गया, यहां से 5 आ गया। ठीक, अब ये 2, 5 और 5 कौन से क्रम में है, जल्दी बताओ कौन से क्रम में है? सर ये तो श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि 2 ओम, फिर उसके बाद 5 ओम व 5 ओम कौन से क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में है। इसका मतलब आर बराबर जो होगा वो होगा 2 फिर 5 फिर 5, यानी आर बराबर सीधे सीधे हम लोग बोलेंगे कि ये होगा 12 ओम। ठीक, ये हमारा पहला आंसर आ गया। अतः तुल्य प्रतिरोध 12 ओम होगा। अतः तुल्य प्रतिरोध
तुल्य प्रतिरोध 12 ओम होगा। ये हो गया, समझ में आ रही इतनी बात? फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात कर दो। अगला जो हमसे पूछा है वो हमसे पूछा है 5 ओम के सिरों के बीच यहां पर विभवांतर कितना होगा। तो यहां पर मुझे धारा पता है? नहीं पता, निकालेंगे हम लोग। बस एक सेकंड वेट। देखिए एक ब्लैक पेज कोई है कि नहीं मेरे पास? नहीं होगा तो क्रिएट कर दूंगा। बस एक सेकंड रुकिएगा, एक पेज क्रिएट कर लूं बेटा, क्योंकि एक ब्लैक पेज की जरूरत पड़ेगी हमको ना। हाँ चलो, अब यहां तक हो गया ना, इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि धारा, अब मुझे धारा का निकालना है मान। धारा आई बराबर होगा V बटे आर, और V की वैल्यू हमको दी गई है 6 और R की वैल्यू है 12, यानी यहां से आएगा 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। ये तो हो गया। अब मुझे निकालना है 5 ओम में किसकी वैल्यू निकालनी है? 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। तो मैं ये लिखूंगा 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर बराबर V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है। ये तो होता है, परंतु जो I की वैल्यू लूंगा मैं वो 0.5 लूंगा। भाई I की वैल्यू कितनी लूंगा? 0.5। पर मैं जो R की वैल्यू लूंगा वो कितनी लूंगा? साफ साफ दे तो रहे 5 ओम, यहां से मैं लूंगा 0.5 और ये मैं लूंगा 5, तो आंसर आएगा 2.5 वोल्ट। आ रही मेरी बात समझ में? 2.5 वोल्ट। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। अगर मुझसे ये भी पूछ लेते ना कि 4 ओम के सिरों के बीच में कितना विभवांतर है, तो मैं वो भी बता देता। कैसे? यहां पे धारा आती 0.5, यहां पे जब जाती ना तो आधी हो जाती, यानी आ जाता 0.25। 4 से मल्टीप्लाई करते 1 वोल्ट आता। 1 वोल्ट यहां है, 1 वोल्ट यहां है, यहां पर कितना वोल्ट है? 2.5। यहां पर आ जाओ, यहां पे अगर हम लोग धारा देखते हैं तो 0 पॉइंट कितना है भाई? 2 पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे कितना है? 0.25 धारा, यानी कुल धारा की आधी। तो इसको मैं 10 से गुणा करता तो 0.25 था, तो 2.5 वोल्ट आता। 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, यानी इधर से 2.5 वोल्ट और इधर से हमारे पास 2.5 वोल्ट, कितना हो गया बताओ? 5 हो गया, और इधर से 1, 6 हो गया टोटल। ये लिखो 6। पोस्टमार्टम किया है मैंने इसका। समझ में आई इतनी बात? एक बार फटाफट से बताओ। यानी मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि भाई देखो जरा ध्यान से, जिनको समझना है अच्छे से, जिनको नहीं समझना उनके लिए नहीं है ये। यहां पे मैंने कितना विभवांतर निकाला? यहाँ पे 2.5 इसके सिरों के बीच। यहां पे विभवांतर कैसे निकालेंगे? यहां धारा कुल धारा की आधी होगी, यानी 0.25 होगी आधी धारा, और ये कितना है? 4। 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1 वोल्ट, यानी यहां होगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इसके पास भी, इसके पास भी, पर काउंट एक ही बार होगा। यहां पे अगर 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 2.5 होगा। 2.5, 2.5, 5, और एक ये हो गया 6, यानी यहां पे हो गया 1, यहां हो गया 2.5, यहां हो गया 2.5, जोड़ के देखो 6 आ गया। समझ गए? ये हुआ क्वेश्चन, है ना? यहां तक सभी को समझ में आ गया? समझ गए? किसी बच्चे को कोई समस्या? आराम से चीजें क्लियर हो गई?